मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, जैसे हमने तय किया था स्टार्ट ऑफ दिसंबर में कि हर वीक हम दिसंबर में आपको EU लॉ के मतलब अपडेट्स देते रहेंगे। और इस वीक जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो कोर्ट ऑफ अपील ने आज एक जजमेंट पास की है जिसका नाम है फराटीला एंड टनासी। और उन्होंने इस जजमेंट में कहा है कि जो EU नेशनल्स जिनके पास है प्री सेटल स्टेटस, जिन्होंने अभी 5 साल लगातार UK में नहीं गुजारे, उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर EU नेशनल्स के फ़र्ज़ करें अगर आप एंटर हो जाते हैं इस वीक या नेक्स्ट वीक 31 दिसंबर से पहले, आपको सारे बेनिफिट्स के हकूक़ मिलने चाहिए। सो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर EU नेशनल्स। नाज़रीन, बेशुमार कॉल्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा आपसे सवाल था कि ना मैंने भी 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी अप्लाई करनी थी अप्रैल में। तो मैंने पूछना था कि पहले मैं स्टूडेंट था, तो उसके बाद मैं स्पाउस वीज़ा पर गया, क्योंकि जब स्पाउस उन्होंने मुझे 10 ईयर पे वीज़ा दिया जी जी। जब मैं स्पाउस पे गया। फिर जब स्पाउस पे 2.5 ईयर के बाद जब मैंने वो 10 ईयर कन्वर्ट किया 5-6 में करना चाहा ना, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मेरी कोई इनकम थी ना 18,600 नहीं थी। ठीक है। उन्होंने मुझे अपील का राइट भी दिया। जी ठीक है। फिर मैंने अपील की, बट जैसे मेरा अपील में जुलाई में थी, तो अपील से पहले ही मैंने ना अपनी नई एप्लीकेशन डाल दी अपनी 18,600 पौंड पूरे करके। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपनी अपील विड्रॉ कर ली। ठीक। मैंने ये पूछना था कि मेरा ये पीरियड जो था ये लीगली है कि इनलीगली है? सब लोग कहते थे तुम्हें अपील का राइट नहीं मिलना चाहिए था, तो कुछ कहते हैं कि दोनों की पीरियड लीगली काउंट होता नहीं होता। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अमूमन ये होता है कि अगर आपके पास वैलिड लीव थी, जो मेरे ख्याल में जब आप स्टूडेंट थे उस टाइम आपने इन टाइम एप्लीकेशन सबमिट की होगी, फिर अगर आपकी एप्लीकेशन फ़र्ज़ करें रिफ्यूज़ हो जाती है, फिर आपको वो होम ऑफिस अपील राइट देती होती है। सो जब आपने वो स्विच किया होगा, ज़ाहिर बात है आपके पास लीव थी, और जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया इस वजह से उन्होंने आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील दिया होगा। अब बात यहाँ आती है कि आपने अपील सबमिट कर दी, और जैसे ही अपील आपकी पेंडिंग थी, आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करके लीव हासिल कर ली। यहाँ मोस्ट लाइकली आपकी जो लीव है वो वैलिड है और आपके जो उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरे पास आपके सारे फैक्ट्स सामने नहीं है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस मंगवा लें और वहाँ चेक कर लें कि होम ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई ब्रेक है या नहीं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको तसल्ली हो जाती है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले कि आपके जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरे कर दिए हुए हैं। सो मेन थिंग इज़ फर्स्टली कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस मंगवा लें, उसमें चेक करा लें सिस्टर के थ्रू कि इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ILR की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अगर आप रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट करते, एप्लीकेशन को वो होल्ड पर डाल देते हैं, और फिर आपको वो लिखते हैं कि जी आपने IHS सरचार्ज बढ़ना है। सो उसको आपने पैसे देने हैं 1560, और जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे ILR एप्लीकेशन के लिए वो आपको वापस नहीं देते। सो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस मंगवा लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। बेसिकली मैंने अपनी डॉटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है येस्टरडे ऑन बिहाफ ऑफ देयर फादर,
बट द प्रॉब्लम इज दैट हम ऑब्वियसली वी नॉट मैरिड। मैंने मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये चीज अफेक्ट करेगी ऑल्सो, ये उनको ILR कैसे मिला था, क्या वो चीज भी इस डिसीजन पे इफेक्ट करेगी कि उन्होंने कैसे ILR लिया, और अब बिकॉज हम मतलब मैरिड नहीं हैं तो क्या ये भी इस फैसला लेने में ये चीज इफेक्ट करेगी कि हम साथ नहीं रहते तो वो मैं उनके थ्रू अप्लाई करी पर बच्चियां मेरे साथ रहती हैं। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी नहीं, अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं है, वो इकट्ठे नहीं रह रहे, सो लॉन्ग एज आपका जो एक्स पार्टनर है या जो बच्चों का फादर है, अगर वो कंसेंट दे देता है, साइन कर देता है, मेरे ख्याल में वो आपके बच्चों को नेशनलिटी दे देंगे। सो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों को वो नेशनलिटी दे देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि किस बेस के ऊपर फादर को ILR मिली थी, उसमें उनको कोई इशू नहीं है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने मेनली ये चेक करना होता है कि बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, वो यहाँ रह रहे हैं कंटिन्यूसली, और एक पेरेंट को ILR ग्रांट हो गई हुई है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर देते हैं, बच्चों को वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यो लाइव ऑन है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा कमरान भाई, मैंने आपसे ये पूछना है कि बेसिकली मेरे पास है रेजिडेंस कार्ड, फैमिली मेंबर, यूरोपियन फैमिली मेंबर के डिपेंड हूँ मैं। जी जी मुझे 5 साल का कार्ड है मेरे पास, और मुझे ये 2016 को मिला है, तो मेरे भी 5 साल हो रहे हैं तकरीबन फरवरी पे 2021 पे। ठीक है। जी मैंने अपनी वाइफ का अप्लाई करना है, केस अप्लाई करना है, तो ये पूछना था किस बेस पे अप्लाई करूंगा। 18,500 इनकम पे अभी अप्लाई कर सकता हूँ इस कार्ड पे कि इंडेफिनिट लेके अप्लाई करूंगा। आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको क्या लगता है? वो स्पॉन्सर मेरे वालिद है, इटालियन नेशनलिटी उनके पास है। ठीक है। और शादी आपकी हो चुकी है? शादी मेरी हुई है 2018 पे हुई है, तो इस दौरान वालिद ने 2-3 दफा अप्लाई की है, पर वो रिजेक्ट हो रहा है वीजा। किस वजह से वो रिफ्यूज कर रहे? वो ये पहले तो मान नहीं रहे थे कि अबू है ना उनको, उनके डिपेंडेंसी नहीं मान रहे थे। ठीक है। तो वो मसला था। और मोस्ट रीसेंट रिफ्यूजल उन्होंने क्या दी है? अभी उन्होंने यही कहा कि डिपेंडेंसी का, उन्होंने कहा कि तुम नहीं मान रहे कि स्लिप जो डिपेंडेंसी की जो अब पैसे भेज रहे हो ना वो थोड़ी है, वो ज्यादा भेजो, पिछले 2 साल के रिकॉर्ड भेजो, 1 साल का रिकॉर्ड हमें सिर्फ भेजा है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। जी एक और दूसरा सवाल ये था मेरा। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि बेसिकली है ना, मुझे मेरा इंडेफिनिट, मैंने अपने बारे पूछ रहा हूँ, मैंने अपना इंडेफिनिट अप्लाई करना है ना, तो मैं फरवरी पे मुझे पूरे 5 साल हो रहे हैं, पर सितंबर पे है ना मेरा एक्सपायर हो रहा है 2021 पे। और मसला ये है कि मैं पाकिस्तान से है ना बाहर रहा हूँ, तकरीबन है ना इन 5 सालों पे है ना 1 साल बाहर रहा हूँ, 3-3 महीने करके पाकिस्तान जाता रहा, अपनी वाइफ पाकिस्तान में जाता रहा, इसलिए है ना ये 1 साल आप कंटिन्यूस बाहर रहते हैं, इंडेफिनेटली में मसला तो नहीं होगा मुझे? सॉरी, आपने कहा कि आप 1 साल बाहर रहे पाकिस्तान में, कंटिन्यूस या 3-3 महीने सेपरेट? नहीं, मैं 3-3 महीने करके रहा। 1 साल में या मुख्तलिफ सालों में? नहीं 5 सालों पे, 5 सालों में। ठीक है, मैं समझ गया। होने आ रहे हैं ना, ये फरवरी पे 5 साल हो जाएगा पूरे। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि आप अपने फादर के डिपेंडेंट हैं और आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, और आपने पहले भी एप्लीकेशन सबमिट की हैं और होम ऑफिस ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया है। अब यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप अभी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और उस बेस के ऊपर कि आपकी जो वाइफ है वो डिपेंडेंट है आपके फादर के ऊपर, और उनको वीज़ा दिया जाए। सारी बात है, आपने पहले भी अप्लाई किया और मोस्ट लाइकली वो रिफ्यूज़ कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आपको अपील करनी चाहिए। और इसकी ये वजह है कि होम ऑफिस आजकल एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है उस बेस के ऊपर कि आपने जो डिपेंडेंसी है वो आपने दिखाई नहीं है, या अगर आपने डिपेंडेंसी दिखाई है, आपने लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई, आपने 3-4 सालों के लिए नहीं दिखाई। अगर गाइडेंस को देखें और रूल्स को देखें, वहाँ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कंटिन्यूस दिखाना होता है जिस दिन से EU नेशनल UK में एंटर होता है। सो दिस इज़ रॉन्ग। होम ऑफिस अपने जो पॉलिसी है वो ब्रीच कर रही है। सो इट्स वेरी रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अगर आप अपील पर जाते हैं, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं और जज आपके हक में फैसला करेगा।
अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं अपील पर जाना नहीं चाहता कि इसमें ख़र्चा होगा, फिर द सेफेस्ट बेट इज़ कि जैसे ही आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो जाए फिर आप इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल करके 18,600 आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब आपने ये तय करना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप EU लॉ के ऊपर एप्लीकेशन अभी सबमिट करते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अपील में जाके वहाँ थोड़ा सा आपको कॉस्ट पड़ जाए। अगेन बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप अपने सिस्टर से जाके मिलके असेस कर लें। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आपने 3 माह ओवर 5 years आपने गुजारे हैं जो बनते हैं 1 साल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि आपने 1 साल में कम से कम 6 माह गुजारे होने चाहिए। सो ये तो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप गए थे जनवरी तो लेके मार्च पाकिस्तान 2018 में, आपके पास बाकी प्रूफ तो है ना कि आप यहाँ रह रहे थे UK में, सो वो मुनासिब होगा। सो मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वो ग्रांट कर देंगे ILR। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई मेरा एक सवाल था, ये जो एक्सेस रिपोर्ट बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, वो जो हिस्ट्री अपनी मंगवाते हैं होम ऑफिस से, जी जी, वो उसको क्या कहते हैं, एक्सेस रिपोर्ट? ठीक है। और कोई सवाल आपका भाईजान? जी जी, उसके मतलब कि मैंने मालूमात लेनी थी कि उसका तरीकाकार क्या है और उसके साथ उसको कितना टाइम लग जाता है आने में, और दूसरा उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स भी भेजने पड़ते हैं साथ या नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब कोई भी शख्स अपना रिकॉर्ड होम ऑफिस से मंगाना चाहता है, आपको एक सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट करनी होती है। उसको दोबारा दोहराता हूँ, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। अगर आप गूगल में डाल दें सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट होम ऑफिस, आपको वो फॉर्म नज़र आ जाएगा। वहाँ आपने अपने डिटेल्स देने हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपका होम ऑफिस रेफरेंस नंबर है अगर आप जानते हैं वो भी आप दे सकते हैं। 2-3 मिनट लगते हैं इस फॉर्म को कंप्लीट करने में, और जैसे ही आप एंड पर आते हैं वहाँ आपको एक चेकलिस्ट नज़र आती है और आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट देना है जिस पर आपका नाम लिखा हो, और उसके साथ साथ एक सर्टिफाइड लेटर किसी सॉलिसिटर से कि जो कंफर्म करता है कि आपकी ये आइडेंटिटी, आप ही ये शख्स है जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर योर सब्जेक्ट एक्सेस। मेनली यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होती है। सो अगर आप ये ईमेल के ज़रिए आजकल आप भेज सकते हैं, और यूजुअली विद इन 2 to 3 वीक्स में आपको वो रिपोर्ट ईमेल में भेज देते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। तो प्लीज मैं EU सेटलमेंट स्कीम के बारे में पूछना था अपनी वाइफ के वीज़े के लिए। ठीक है। तो मेरे वाइफ के पास 5 ईयर का कार्ड है, वो नेक्स्ट ईयर इसका 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कार्ड जो एक्सपायर होगा 2022 में। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में इसके 5 ईयर कंप्लीट होंगे, मेरे पास इंडेफिनेट ऑलरेडी। ठीक है। तो ये अभी हमें कितने दिन पहले ये अप्लाई करना चाहिए इंडेफिनेट EU सेटलमेंट में? ठीक है। और दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ये है कि जब प्री सेटल तो ऑलरेडी मेरी वाइफ के पास है, इन केस अगर ये ट्रैवल करती है पाकिस्तान जाने के लिए तो ये ट्रैवल कर सकती है, या इंडेफिनेट करके करें तो फिर ट्रैवल करें तो ज़्यादा? जो प्री सेटल स्टेटस है वो कब एक्सपायर हो रहा है उनका? वो तो हमने 2 ईयर पहले अप्लाई किया था, तो उसके 3 साल अभी रहते हैं। हाँ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक से बाद, लेकिन जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं अभी फ़ोन करने में लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही, परेशान ना हो। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएँ और वहाँ आप टाइप करें कामरान एजाज़, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी, और जब आप आज इस वीडियो को पब्लिश करेंगे, अगर आपके कोई सवाल है आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी तरफ से कि उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मैं सोलिसिटर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और अगर आपकी बारी नहीं आती, अगर आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाएं और वहाँ कमेंट्स में अगर आप मुझे कोई सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। ब्रेक से पहले एक कॉलर ने सवाल पूछा था कि उनकी जो वाइफ है उनके 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर, लेकिन जो उनका कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है 2022 में। वो कब अप्लाई कर सकते हैं उनकी वाइफ के लिए फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जैसे आपके वाइफ के 5 साल पूरे हो जाते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कार्ड बाद में एक्सपायर हो रहा है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो जिस दिन से 5 साल मुकम्मल हो जाए आप अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि अगर आप अप्लाई करते हैं आपकी वाइफ की इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, वो ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं। जी हाँ, वो कर सकती हैं और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी जो वाइफ का जो एप्लीकेशन है होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर देती है, करेंगी तो वो नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस सिनेरियो वो रिफ्यूज़ कर देती हैं। आपको वो यही कहेंगे इन द डिसीजन कि आपके वाइफ के 5 साल पूरे नहीं हुए, उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, जैसे वो मुकम्मल हो जाएंगे आप अप्लाई कर लेगा दोबारा। जो वो लीव है आपकी वाइफ की वो तो एक्सपायर हो रही है 2022 में। सो अगर वो ट्रैवल करती है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद और वो एंटर दोबारा होना चाहती है, क्योंकि उनके पास वैलिड लीव है ऑलरेडी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंटर होने में। सो अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और उसके बाद आपकी वाइफ ट्रैवल करती है, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आपकी वाइफ को वो भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन सेटल स्टेटस ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई क्या हाल है, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। कामरान भाई मेरा सवाल ये था कि मैंने 2018 में मैंने असाइलम क्लेम किया था, तो उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद 4 माह बाद मेरा मई जून में मेरा इंटरव्यू हुआ बड़ा, उसके 1.5 साल बाद दोबारा इंटरव्यू हो गया। मतलब 2 बड़े इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल की मुझे। ठीक है। तो अब 2018 से 2020 आ गया, अभी तक वो मेरा डिसीजन नहीं दे रहे। उसके बाद मैंने MP से कॉल की, उससे मैंने लेटर लिखवाए, उसके बाद मैंने खुद होम ऑफिस की जो कंप्लेन रजिस्टर्ड है वहाँ पे 1-2 दफ़ा कंप्लेन लिखवाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट मेरा प्रोसीजर क्या होगा कि कैसे मेरा डिसीजन आएगा? और मैं इंतज़ार कर 18-19 3 साल होने लगे हैं तकरीबन। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अनफॉर्चुनेटली आजकल असाइलम केसेस में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। मैंने देखा है कि केसेस 2 साल तो लेके 3 साल तक लटके रहे हैं और उनमें अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। सो अनफॉर्चुनेटली यही आजकल दौर हम गुजर रहे हैं जहां केसेस में कोई डिसीजन नहीं हो रही। लेकिन अभी आपके केस में तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप सोलिसिटर के थ्रू होम ऑफिस को एक फ़ाइनल नोटिस दे दें कि जी आप अगर मुझे 14 डेज़ में अगर जवाब नहीं देते, मेरे केस के ऊपर कोई डिसीजन नहीं करते, फिर मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा। और फिर आप अपने सोलिसिटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप एक जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन सबमिट कर दें जो होम ऑफिस को फोर्स करती है कि मेरे केस के ऊपर अब आप डिसीजन करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी भाजी। हाँ जी भाजी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 10 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਮੇਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਡ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ? ਆਪਾਂ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਪਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈਟਰ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 10 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ BRP ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 45 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਚੰਦ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ तरफ। हेलो बेटे। वालेकुम सलाम। बेटे मैं अपने बेटे को बुलाना चाहती हूँ। मेरी 65 ये पहली जनवरी को स्टार्ट होना है। 65 मैं शुगर की मरीज हूँ, मेरी शुगर बहुत आई होती है 25, 24, 29। ठीक है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो मैं मेरा बाजू भी टूटा हुआ है, तो मेरी बैक की टांगों की प्रॉब्लम है। जी। क्या मैं अपने मेरे बेटे की उम्र 40 साल है, तो मैं अपने बेटे को बुला सकती हूँ? उसका साथ 11 साल का बेटा है। ठीक है। तो उसके लिए क्या रीजन है? मेरे पास मेरी गैस बिजली है पे यू को, तो मैं काउंसिल का लेटर लगा सकती हूँ, काउंसिल टैक्स वालों का, और साथ बैंक स्टेटमेंट मेरी जो जिसमें बेनिफिट आते हैं सारे वो लगा सकती हूँ, और एग्रीमेंट मालक का लगा सकती हूँ। कैसे करना है ये बेटे मुझे रीजन चाहिए। मैं अपने बेटे आपके को कोई फैमिली मेंबर्स यहाँ यूके में हैं या नहीं? जी आपके कोई बच्चे यहाँ यूके में हैं? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेली। और जो आपके हस्बैंड है वो जिंदा है या वो उनकी डेथ हो गई है? नहीं, मैं विडो हूँ। विडो। ठीक है, मैं समझ गया। वो और आपका एक ही बेटा है? मेरे एक बेटा मेरा दुबई में होता है, उसका बेटा, और एक बेटा मेरा पाकिस्तान में है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आंटी जी, जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस हैं, इसमें मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन आपको जल्दी से ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी 31 दिसंबर से पहले, और वो है अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं, ये मैंने आपसे तय नहीं किया, लेकिन अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं और आपको देखभाल की ज़रूरत है, फिर आप डेरिवेटिव राइट की एप्लीकेशन आपका जो बेटा है पाकिस्तान से सबमिट कर सकता है कि मैं अपनी मदर का केयर हूँ और उस बेस पर मुझे एंट्री क्लियरेंस दी जाए। लेकिन अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ILR है और आपको नेशनलिटी अभी नहीं ग्रांट हुई, फिर आपके बेटे को एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी कि यहाँ यूके में कोई देखभाल के लिए मेरी मदर के लिए है नहीं, और उस वजह से मुझे वीज़ा दिया जाए कि मैं उनकी देखभाल करूँ। अब ये जो एप्लीकेशन है ये आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पर ग्रांट किया जाएगा, और मोस्ट लाइकली ये अपील पर जाके मंजूर होगा कि अगर एक जज मुतमिन होता है कि आपको देखभाल की ज़रूरत है, जो आपका बेटा ही आपको दे सकता है। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप अपने कोई सॉलिसिटर को मिल लें, वो आपको बता सकता है कि आपके बेटे के लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये भी एक बंदा है, उसके पास कागज नहीं है और उसकी बीवी ब्रिटिश भी है, आरएस भी उसके पास है, तो यूरोप कानून के तहत दरखास्त हो सकती है उसकी? ठीक है। और बच्चे हैं कोई? नहीं, बच्चे नहीं है उसकी। ठीक है। और इकट्ठे रह रहे हैं नहीं रह रहे? इकट्ठे रह रहे हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं? 2-3 साल हो गए। शादी होगी हुई है या नहीं?
नहीं, शादी नहीं। अनमैरिड? जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपकी जो पार्टनर है वो आयरिश सिटीज़न है, फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आप जो परस्यू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको फौरी तौर पर एक अनमैरिड एप्लीकेशन अंडर EU रेगुलेशंस सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास 2-3 साल का प्रूफ है, फिर मुझे उम्मीद है कि वो आपको वो ग्रांट कर देंगे। अगर वो मंजूर नहीं होता नए साल में, फिर आपके पास वो दूसरी ऑप्शन भी है कि आप एज ए ब्रिटिश नेशनल, अगर वो ड्यूल नेशनल है, उस बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर अपेंडिक्स FM। लेकिन यहाँ क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कोई बच्चे नहीं है, आपको साबित करना होगा इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स अगर आप अप्लाई करते हैं अंडर अपेंडिक्स FM। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि एक सॉलिसिटर से एडवाइस लेके ही वो एप्लीकेशन सबमिट करिएगा। लेकिन फौरी तौर पर आप अनमैरिड एप्लीकेशन अंडर EU रेगुलेशंस सबमिट कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, योर लाइफ ऑन है। हेलो, हाँ जी, मुझे ये पूछना था जी जी। फियांसे वीजा पर अगर इंडिया से किसी को बुलाना है तो इंडिया में प्रूफ दिखाना पड़ता है, फोटो या कुछ? ठीक है, और कोई सवाल आपका? और हमें इंडिया जाना पड़ेगा या फिर वो ऐसे यहाँ आ सकता है, या हमें इंडिया जाना पड़ेगा प्रूफ के लिए? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आप कोई एप्लीकेशन फियांसे की सबमिट करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें आप एक रिलेशनशिप में हैं या नहीं। अगर आपकी जो डॉटर है या आप जो आपकी शादी अगर हो रही है और आपने ट्रैवल नहीं किया इंडिया, अगर आपके पास व्हाट्सएप चैट्स हैं प्रूफ्स, वो अगर आप साथ लगा दें वो दुरुस्त होगा और आपको ज़रूरत नहीं होगी जाने की इंडिया। लेकिन अगर आप चली जाती हैं वो बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रूफ होता है कि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो अक्सर मैं कहता होता हूँ कि फियांसे वीज़ा का एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे और जो आ रहा होगा लड़का इंडिया से या पाकिस्तान से, उसको मिलेगा 6 माह का वीज़ा। उसके बाद दोबारा आपको अप्लाई करना होगा कि आप स्विच करें टू द स्पाउस रूट। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि अगर आप बेहतर है कि इंडिया चले जाएं, वहाँ शादी आप रजिस्टर कर लें और एक ही दफ़ा एक एप्लीकेशन सबमिट करें स्पाउस वीज़े की, और वो अगर सक्सेसफुल हो जाती है लड़के को 2.5 साल का वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफ़िल करनी होती है फियांसे वीज़े के लिए, वो तकरीबन सेम ही होती हैं फॉर स्पाउस वीज़ा। सो इसलिए मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप स्पाउस वीज़े के लिए ही अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ सर, हमें पूछना है, हमने ये अभी अप्लाई किया ऑनलाइन। जी जी, अपलोड सब पेपर कर दिए। ठीक है। सोपरा वाला अभी बहुत फीस मांग रहा है उसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बोलता है इतना इतना पैसा दो। हाँ जी। वो अपलोड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, हम लोग का पेपर लेके जाएगा, क्या करेगा, कौन सा पेपर मांगे देगा करेगा? ठीक है ठीक है, बहुत पैसा मांग रहे हैं, 500 कितना क्या 69 उसका है, वो तो बहुत पैसा मांग रहे हैं, क्या है? ठीक है, लेकिन आपने वो फी वेवर के लिए अप्लाई नहीं किया था? नहीं, हम लोग वो नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आप अपनी एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपने सोपरा की वेबसाइट है जो एक कंपनी है जो होम ऑफिस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस वेबसाइट के ऊपर आपने अपलोड करने होते हैं। अब आपने मुझे बताया कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अब अपलोड कर दिए हैं और आपने अभी जाना है अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए एट द सोपरा सेंटर। अनफॉर्चुनेटली जब आप इस सोपरा सेंटर पर जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, और सस्ती अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं 89 पाउंड की भी पर पर्सन, लेकिन वो मुश्किल के साथ ही मिलती हैं, क्योंकि हर बंदा वहाँ बैठा होता है कंप्यूटर के ऊपर, वो देख रहा होता है कि मुझे सस्ती से सस्ती अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर आप चेक करते रहें, मुझे उम्मीद है कि आपको सस्ती अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी जो आपको 69 पाउंड्स की भी मिल जाती है। लेकिन अगर वो नहीं मिलती, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर वो 200 पाउंड्स की अपॉइंटमेंट है पर पर्सन, फिर भी आप वो फ़ीस भर दें और आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए और आपके वीज़े आपको मिल जाए और आपको इससे छुटकारा हो जाए। क्योंकि ऐसे आपका केस लटका रहेगा, आपको बाद में फिर परेशानी होगी काम की, बेनिफिट्स की, या जो भी
आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो बेस्ट चीज़ है कि जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें, फिंगरप्रिंट्स करा लें और अपना वीज़ा हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जाए कि ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं एट माई ऑफिस, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। पढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कॉल की थी। जस्ट फॉरगॉट टू आस्क वन क्वेश्चन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट माय डॉटर्स रजिस्ट्रेशन जो उनके फादर के थ्रू मैंने अप्लाई की है। जस्ट अ क्वेश्चन दैट आई फॉरगॉट टू आस्क है, उनका करंट, मेरी डॉटर्स का करंट स्टेटस जो है वो है रेफ्यूजी लीव टू रिमेन, जिसके 2 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बिकॉज ऑब्वियसली like I said, we don't live together. उन्होंने just अब in contact with the kids and उन्होंने permission दिया that I can apply. Correct. So just my last question is that क्या ये जो इनका current status है refugee leave to remain, क्या ये कुछ effect होगा इनकी application पे, या does it matter कि इनका current status क्या है जब आप apply करें registration के लिए? Were your children born in the UK? Yes, they are born in the UK. Well, since they're born, they've never been outside the country. So Fine. one is 3.5 and one is 1.5. Okay. Yes. Were they given asylum on the basis of differences or difficulties between you and your husband? No. No. Fine. It ठीक है। was through like from back home. I understand. ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आपके बच्चों के पास है असाइलम, रेफ्यूजी स्टेटस, लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं जो मेरे ख्याल में वो ज़रूर करते हैं फॉर नेशनैलिटी, फिर होम ऑफिस उनको नेशनैलिटी ग्रांट कर देगी। अक्सर ये होता है कि बच्चों के पास 2.5 साल का वीज़ा होता है या वो 8 साल के होते हैं और जैसे ही वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर देते हैं, एक पेरेंट के पास सेटल स्टेटस हो जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उनको बच्चों को फिर होम ऑफिस नेशनलिटी ब्रिटिश ग्रांट कर देती है। सो अगेन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। एप्लीकेशन आप सबमिट कर दें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके बच्चों को नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, मैं आपको सॉरी दोबारा कॉल कर रहा हूँ। मैं पहले कॉल की थी आपसे। जी। तो मैंने ये कहना था कि अगर किसी भी वजह से है ना, मैं अब मार्च पे अप्लाई करूँगा अपना इंडेफिनिट, मुझे वो 5 साल का कार्ड दे दे मसलन, अगर उसमें 5 साल कार्ड से अप्लाई कर सकते अपनी वाइफ का वीज़ा। आप अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री दोबारा दोहराइएगा। आपको 5 साल का कार्ड क्यों देंगे? आपको ILR क्यों नहीं देंगे? वो जो आपकी एब्सेंसेस थी उसके बारे में आप फिक्र कर रहे हैं बंदों से जी। ये है ना, अगर रेजिडेंस कार्ड जिस तरह के अभी मैं वालिद के डिपेंड हूँ जी, अगर मुझे किसी भी वजह से है ना 5 साल का कार्ड दे दे, वो कहे तुम मुल्क से ज्यादा बाहर रहे हो या डिपेंडेंसी ना या अब्बू की इनकम थोड़ी हो या डिपेंडेंसी ना माने जी। क्योंकि 1 साल उनका काम भी नहीं था ना, 6 ठीक है, महीने मैं तक समझ गया। काम नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर वर्स्ट केस सिनारियो आपको वो सेटल स्टेटस नहीं ग्रांट करते, फिर एट द मोमेंट अंडर प्री सेटल्ड रूल्स, जो रूल्स हैं अभी एज अ प्री सेटल स्टेटस, आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने 2-3 हफ्ते पहले अर्ज़ किया था कि अब जिन लोगों के पास है प्री सेटल स्टेटस, उनको वो अपेंडिक्स FM में लेके आ रहे हैं। सो हो सकता है कि नए साल में थोड़ी सी ये पॉलिसी ये चेंज कर दे कि अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। पर अगेन ये 100% कंफर्म नहीं है। लेकिन आपने मुझे बताया कि आपको वो
फ़िक्र है कि आपकी जो एब्सेंसेस थी उस वजह से वो रिफ्यूज़ कर दें, या आपके फादर काम नहीं कर रहे थे उस वजह से भी आपको वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ना ग्रांट करें। अगर आपके फादर काम नहीं कर रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली आपने दिखाना होगा आप अपने फादर के साथ एक घर में रह रहे हैं। अगर आपके पास वो प्रूफ था, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने में। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं फ़ोन में, आप अपने कोई करीबी सिस्टर को मिल लें जो आपको सही तरह एक्सप्लेन कर सकता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अभी से असेस कर सकता है कि पूरे हैं या नहीं। अगर कोई चीज़ मिसिंग है वो भी आपको अभी फौरी तौर पर बता सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या है, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह का। भाई मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछने है। मेरा कजन पाकिस्तान से स्पोर्ट्स वीजे पे आया यहाँ यूके पे, तो उसके पास अब इंडेफिनेट लीव है, तो उसे कोरोना वायरस हो गया, तो वो फैक्ट्री में काम करता है एजेंसी के जरिए। तो वो ये पूछना था कि वो अब आज उसका रिजल्ट आया कि अब उसको 14 दिन घर में रहना पड़ेगा, तो ठीक है, अब वो फैक्ट्री में कुछ अप्लाई कर सकता है, उसको वेज मिल सके, और अगर जो वो वेज मिले और उसने अप्लाई करना पासपोर्ट इस मंथ के एंड में, तो उस पासपोर्ट पर में तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? सॉरी, जो पहला सवाल आपका क्या था, किसके लिए वो अप्लाई कर सकता है? आज उसका रिजल्ट आया, उसको कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है, हाँ, तो उसका ये पूछना था कि अब वो फैक्ट्री जो एजेंसी में काम करता है उसके जरिए कुछ अपनी वेज के लिए कुछ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, या कुछ हाँ, उसको कोई जारी बात है, अब उसने 14 दिन घर में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, उसको कुछ ना कुछ तो कोई अप्लाई करना पड़ेगा ना, कोई एजेंसी में उनसे जी जी, बात करनी ठीक है। पड़ेगी। और जो वो अप्लाई करेगा, अगर वो उसको कुछ अगर वो वेज दे तो वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन में कोई असर पड़ेगा या नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर उसको कोई रिलीफ मिल सकती है या नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि उसका वो स्टेटस क्या है विद द एम्प्लॉयर, जी एजेंसी सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड, वो मुझे अभी पता नहीं है, वो तो आपके भाई को बेहतर पता होगा। अगर आप ऑनलाइन भी जाएं, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सी रिलीफ मिल सकती है। मेरे ख्याल में जिन लोगों को काम नहीं कर सकते कोविड-19 की वजह से, उनको स्टैट्यूटरी सिक पे मिल रही है। सो अगर आप ऑनलाइन जाएं, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपके भाई को कितनी मिल सकती है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि जब आपके भाई नेशनलिटी के अप्लाई करेंगे और अगर उन्होंने कोई बेनिफिट लिया है कोरोना रिलेटेड, उनकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन को असर तो नहीं होगा? जी नहीं, क्योंकि जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, आपने रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। वो आपकी जो नेशनलिटी एप्लीकेशन है वो डिपेंडेंट नहीं है कि आप अगर काम कर रहे थे 5 साल लगातार या नहीं। सो अगर आपके भाई कोई बेनिफिट्स ले लेते हैं कोविड-19 की वजह से, उनकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन को कोई असर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत अच्छा शो जा रहा है और काफी लोगों को रहनुमाई मिल रही है, और मैं बड़ा शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में आमीन, तरक्की अता फरमाए, और आपको अल्लाह पाक बैरिस्टर बनाए और मजीद तरक्की दे। तो भाई पता ये करना था कि जो आपने एक बार प्रोग्राम में बताया था, कोई आप यूरोप में वर्क परमिट करते हैं, तो अगर उसके बारे में थोड़ी सा डिटेल बता दें तो मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इसके बारे में मैंने अभी तक बातचीत नहीं की, कि मैं चाह रहा था कि हम नेक्स्ट ईयर 2021 में इन प्रोग्राम्स में उसमें तफसील में हम बातचीत किया करेंगे। लेकिन अगर आपने पूछा है इसके बारे में, ज़रूर मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि आजकल यूरोप में, स्पेशली पुर्तगाल में, बेल्जियम में, पोलैंड में वर्क परमिट वीज़ेज़ मिल रहे हैं काफ़ी आसानी के साथ। और अगर आपको इसमें कोई मदद चाहिए, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं इस वर्क परमिट के लिए, कि हम उनके लिए दिलवाएं ये वीज़ा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम, स्पेशली इन पोर्टुगल और बेल्जियम में ये अच्छी जा रही है। और नेक्स्ट ईयर में जो होम ऑफिस ने ये रूल्स चेंज किए हैं जिसमें स्किल्ड वर्कर्स अब आ सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उस पर हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो,
Hello, hi Kamran. Hello there. Hello, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरे मदर जो कि ओवर 70 है और मेरी एक सिस्टर है जिसे कम सुनाई पड़ता और कम बोल भी नहीं सकती. आप कह सकते हैं कि शी इज डिसेबल्ड. Okay. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस के तौर पर बुलाऊं. वैसे 3-4 बार आ चुके हैं ऑन विजिटर वीजा. इज इट पॉसिबल और नॉट? To sponsor who, sorry? Your sister? My sister and my mother. She is over 70, my mother, and she is looking after my sister who is disabled. So is it possible क्योंकि मेरी mother की अब काफी age हो रही है ना, and she needs somebody, and she is looking after my sister, and मेरी mother, it's hard for her to look after my sister. And how old is your sister, if you don't mind me asking? Yeah, she is 48. ठीक है, मैं समझ She गया. is single. She never married. Okay, I understand. Thank you very much for your call. Now, in theory, you could sponsor your sister because, as you've told me, she's disabled and she needs help. On that basis, you could argue that there is no one there in India to adequately care for her, or that the care is not available in India to care for her needs. So on that basis, you could potentially sponsor your mother. Your sister. The problem that I see here is one, that the Home Office might argue that for all these years that your sister is 46 years old, your mother has cared for her, so why can't that carry on? Now, moving on to your mother, the same issue arises, that your mother, the Home Office will argue, is fit and healthy, she's taking care of your sister, so she's not dependent for any care needs. Now, if we can somehow prove that your sister is disabled, which you've told me, and that your mother's health has severely deteriorated over these past few months, and we can back that up with documentary evidence, then potentially we can sponsor both. Again, because of the cost involved with these applications, I would strongly advise you to seek legal advice before deciding whether or not to make an application. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. वालेकुम सलाम. जी सर, कामरान साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी करना चाह रहा हूँ. एक तलाक याफ्ता औरत है और ब्रिटिश हैं, और मैं जो हूँ ओवर स्टे हूँ यहाँ तकरीबन 11 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है. ठीक है. सिर्फ निकाह करना चाह रही हैं. ठीक है. मतलब इस बेस पे मैं क्या केस सबमिट करा सकता हूँ और ये रेगुलर हो सकता है, वीज़ा वगैरह मुझे मिल सकता है कि नहीं, और क्या मतलब क्या है सूरत हाल होगी आगे? ठीक है. बेस पे मुझे मतलब रेगुलर हो सकता हूँ. ठीक है. और जो आपकी फियांसे कह लें, जो जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, जी, उनके पास कोई बच्चे हैं या नहीं? जी बच्चे हैं, मगर उनके यंग हैं बच्चे. ठीक है, मैं समझ गया. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. जहाँ तक आपने मुझे इन्फॉर्मेशन बताई है, अगर आपकी इस्लामिक शादी हो जाती है, आपको शादी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. आप उस बेस के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीज़ा होम ऑफिस ग्रांट कर देगी. अगेन, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़ यू कि आप एक सॉलिसिटर को मिल लें जो आपको तफसील में एडवाइस दे सकता है इस केस के बारे में, कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ये केस सही तरह प्रेजेंट किया जाता है होम ऑफिस के सामने, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको वीज़ा वो ग्रांट कर देंगे. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो, यू लाइव ऑन है. कामरान भाई, मैंने ये पूछना था कि मैंने अपनी 2 दिन पहले ही अपनी स्पाइस वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट की थी, लेकिन उस पर कोई किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट बुक करने की ऑप्शन नहीं आई. तो उसका भी मुझे क्या इनविटेशन के लिए वेट करना पड़ेगा कि किसी और वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? तो उसका क्या प्रोसीजर है, जरा प्लीज़ बता दें. जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी और आप क्लिक करते हैं प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स नाउ, वो आपको आगे जाने देता है सोपरा की वेबसाइट के ऊपर, या वो कहता है कि नहीं, यू कैन नॉट बुक एनी अपॉइंटमेंट राइट नाउ? हाँ, वो कहता है कि यू कैन नॉट बुक एनी अपॉइंटमेंट राइट. सो आपको वो सोपरा की वेबसाइट के ऊपर जाने नहीं देता, करेक्ट? नहीं देता. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन इन टाइम सबमिट कर दी है. 3C के तहत आपकी लीव कैरी ऑन हो रही है. होम ऑफिस आपको खुद विद इन 3 to 4 वीक्स में ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करेगी और आपको एक नंबर देती है, इस नंबर पर आप हमें कॉल करें, और आपको फिर वो बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट दे देती है जहां आप अपने फिंगरप्रिंट्स और अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं. सो डोंट वरी.
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम क्या हाल सलाम। है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। कामरान भाई, मैं पहले भी फोन किया कि मेरे 4 साल मेरा केस लगा रहा सी ते 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਐਸ 2020 ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਸਤੇ। हाँ जी। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੱਲੇ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਟਰ। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है जी। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਫੈਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ तक पहुँचे ने ਤੁਹਾਡੇ केस के नाल। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए और हमारा आखिरी शो 2020 के लिए। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी नए साल में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, लेकिन जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मिलना चाहते हैं, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और उन लोगों के लिए जिनकी आज बारी नहीं आई, आप अगर मेरे यूट्यूब पे चैनल पर जाएँ, वहाँ मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं अंडर द कमेंट्स, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी तरफ से कि उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी नए साल में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।